वेलकम क्लास 12th। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का सेकंड पार्ट देखेंगे, मतलब चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट। और कल तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड डिस्कशन हम लोगों ने किया था। ओके, तो अब आज थोड़ा सा क्या करें, जो एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल है उसको हम लोग ले लेते हैं पहले, उसके बाद जा कर के हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है जी। तो चलिए हम लोग देखें पहले क्या एग्जाम्पल 2.1 सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जब देख रहे हैं तो सबको देखना क्या है, ज़रूरी है, सब कुछ देखना जरूरी है। क्वेश्चन 2.1 कहता है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁻7। जो प्रोवाइडेड चार्ज है वो 4 × 10⁻⁻7 कूलम का है और लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे, है ना, लोकेटेड 9 सेंटीमीटर। जो डिस्टेंस लेने की बात है, जिस पॉइंट पर पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है वो है 9 सेंटीमीटर, कहने का मतलब 0.09 मीटर। ठीक है जी। चलिए पहले तो हम लोग निकाल लें, ये ए पार्ट है क्वेश्चन का। तो ए पार्ट है, तो पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन है 1/4πε0 Q/R। 1/ε0 क्या, तो सीधे इंटू 9 × 10⁻9 होगा। Q की वैल्यू प्रोवाइडेड है 4 × 10⁻⁻7 और ये आपका R है 0.09। जरा सा पावर पहले निपटिए। 9 × 4 हो गया 10⁻9, 10⁻⁻7, 10⁻²। ठीक है, और ये जो 0.9 है इसको 9 × 10⁻⁻2 लिख सकते हैं, जो कि ऊपर जा कर के 9 × 36। अच्छा, 9 से 9 आपका कैंसिल हो गया, अब बचा 4, 10⁻⁻2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा, दैट विल बिकम 4। तो जा कर के आपका वोल्ट, ये बन गया आपका क्या, पोटेंशियलिटी पॉइंट। अच्छा, हमने यूनिट ऑफ पोटेंशियल नहीं बताया था, चलिए मैं यूनिट ऑफ पोटेंशियल यहीं बताया था। यूनिट ऑफ पोटेंशियल की चर्चा मैं यहीं कर देता हूँ, क्योंकि V = होना है U/Q या W/Q। तो W के लिए होता है वर्क के लिए जूल होता है, और इसके लिए कूलाम होता है ना। तो ऐसे में जूल पर कूलाम उसका यूनिट बना, लेकिन इसको 1 जूल पर कूलाम को 1 वोल्ट कहते हैं। 1 वोल्ट = 1 जूल पर कूलाम। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर किसी पॉइंट तक यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को लाने में वर्क डन अगर 1 जूल का है, तो उस पॉइंट का, इलेक्ट्रिक फील्ड के उस पॉइंट का पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। करेक्ट है ना। तो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट at which the work done in bringing unit test positive charge from infinite to that point is 1 joule। चलिए इसके बाद इसका बी पार्ट क्वेश्चन कहता है hence obtain the work done in bringing the charge। अब कोई एक्स्ट्रा वर्क डन लाना है। hence obtain the work done in bringing a charge of 2 × 10⁻⁻9 कूलम from infinitive to that point। does the answer depend on the path along the charge is brought। ठीक है, जरा इसको ये लगाते वक्त या देखते वक्त आप अपना NCERT बुक भी अपने पास रखिए तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, चलिए तो वर्क डन। अब सवाल उठता है कि जिस पॉइंट की हम बात करें, जहाँ का हम लोगों ने पोटेंशियल निकालना है, उस पॉइंट पर कोई चार्ज है, वो है कितना, 2 × 10⁻⁻9, 2 × 10⁻⁻9 कूलम का। तो पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये रेट मिल गया। तो जब आपको रेट मिल जाता है तो आप किसी भी अमाउंट का टोटल अमाउंट क्या कर सकते हैं, किसी भी गिवन क्वांटिटी का टोटल अमाउंट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको पता हो कि 15 रुपये किलो जो है सो केजी कोई सब्सटेंस मिल रहा है, अगर आपको 10 केजी लेना है तो उसको 10 से उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसी तरह से पोटेंशियल क्या है, आपको रेट पता चल गया, जो रेट पता चल गया तो आप क्या करते हैं,
सीधे सीधे जितना अमाउंट चाहिए उसको उससे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से जो वर्क डन अब निकालना है, मतलब अब इसको ऐसे समझिए, V बराबर W बाई क्यू होता है, W बराबर V इंटू क्यू हो जाएगा। तो W बराबर V इंटू क्यू या क्यू भी कह लीजिए, है ना, क्यू भी कह लीजिए। तो क्यू की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -9 और V की वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर 4। 2 4 जाए 8, 10 की पावर -9, 10 की पावर 10 की पावर -5, ये तो आएगा वर्क डन जूल में जी। ठीक है जी, ये वर्क डन आ गया आपका जूल में। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल 2.2 लें। एग्जाम्पल 2.2 लें। ओके, अच्छा हाँ, इसमें ये पूछा था क्या पाथ पर डिपेंड करेगा, पाथ पर डिपेंड करेगा, बल्कि नो, नो, सिंस इट इज कंजर्वेटिव फील्ड, सिंस इट इज कंजर्वेटिव फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड वो फील्ड होता है जिसमें वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। ये चीज़ पढ़ना था 11th में, वर्क एनर्जी पावर में, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फील्ड। तो कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, आप ऐसे घूम के जा रहे हैं या ऐसे घूम के जा रहे हैं या कैसे घूम के जा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वर्क डन जो है सो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है जी, चलिए तो अगला क्वेश्चन पर हम लोग मूव कर जाए, है ना, अगला क्वेश्चन पर हम लोग मूव कर जाए। कहाँ है वो 2.1 तो हम लगा है, 2.2, 2.3 ये सब कहाँ है? हाँ, एग्जाम्पल 2.2 पर आते हैं। तो ऐसे में क्या है, 2 चार्जेस 3 इंटू 2 चार्जेस है, एक 3 इंटू 10 टू द पावर -8 है। चलिए ये देखिए, एक चार्ज है 3 इंटू 10 टू द पावर -8, Q1 कह लीजिए इसको, और दूसरा चार्ज Q2 जो है, Q2 हमारा -2 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलाम का है। ठीक है जी, ओके। लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर का है। ठीक, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जीरो। जीरो पोटेंशियल कहाँ पर होगा, इन दोनों को जो पॉइंट जहाँ मिला रहा है कहाँ पर होगा। देखिए इसका मैग्नीट्यूड 3 है, इसका क्या है -2 है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं इस तरफ होगा, है ना, हेवियर चार्ज से दूर और लाइटर चार्ज के करीब, तो यहाँ पर हो सकता है। इस डिस्टेंस को अपन लोग मान के चल ले x, है ना, x मान करके चले। ठीक, तो जीरो पोटेंशियल पॉइंट, ये जो पॉइंट है, चलिए मान लीजिए, ये मान लीजिए इसको B पॉइंट कह लीजिए, इसको C पॉइंट कह लीजिए। C इज जीरो पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल पॉइंट अगर हम लोग कह ले रहे हैं, है ना, C को अगर हम लोग जीरो पोटेंशियल पॉइंट कह ले रहे हैं, तो ऐसे में जीरो पोटेंशियल पॉइंट अगर कह ले रहे हैं, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि V1 प्लस V2 इक्वल टू 0, मतलब Q1 के कारण जो V1 डेवलप करेगा, Q2 के कारण जो V2 डेवलप करेगा, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0। अब इसमें V1 आपका, हाँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई, यहाँ से इसका डिस्टेंस, चलिए मैं पहले R1 लिख लेते हैं, ठीक है ना, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2 इक्वल टू क्या होगा, 0। पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को निकाल करके बाहर फेंक दीजिए, तो Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 इक्वल टू व्हाट, 0। ठीक है, अब Q1 की वैल्यू रखिए 3 इंटू 10 टू द पावर -8, R1 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से यहाँ x, यहाँ से यहाँ x, तो बचा डिस्टेंस कितना, 15 - x। ये जो डिस्टेंस बचेगा वो कितना बचेगा, 15 - x,
ये 15 माइनस एक्स हो गया। अब Q2 निगेटिव चार्ज है इसलिए इसको हमने माइनस लिख लिया, 2 × 10⁻⁻8 और ये x इक्वल्स टू कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है जी, 10⁻⁻8 कॉमन करके 0 में दे दीजिए, तो 3/15 माइनस एक्स माइनस 2/x इक्वल्स टू 0, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3x माइनस 2 × 15 माइनस एक्स, और ये इनका मल्टीप्लिकेशन करके इसको उस साइड में कर दीजिए तो वो जा करके फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना। तो ये 3x माइनस 30 प्लस 2x इक्वल्स टू 0, तो 5x इक्वल्स टू 30 दिख रहा है, x इक्वल टू 6 दिख रहा है मेरे को, 6 तो सेंटीमीटर में। अब आप ये सोच रहे होंगे सर यहाँ सेंटीमीटर को हमने मीटर में नहीं कन्वर्ट किया, कोई ज़रूरत ही नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत इसलिए नहीं थी कि हम लोगों को क्या था कि हम जान रहे थे कि ये जो यहाँ कॉमन होने वाला है, ये चीज़ रेशियो में जाने वाला है। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू होता ना 0 के बजाय, तब हम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते, हमको उसको सेंटीमीटर में सेकोमीटर में लेकर के जाना पड़ता और तब जा कर के हमको लगाना पड़ता। तो चलिए x की वैल्यू 6 सेंटीमीटर हो गई, इधर से 6 सेंटीमीटर, इधर से 9 सेंटीमीटर, इधर से 6 सेंटीमीटर तो उधर से 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए 2.2 हम लोगों ने देख लिया। अब जरा सा अगला एक आध क्वेश्चन और हम लोग देखने का कोशिश करें। अच्छा, एग्जाम्पल 2.3 आ गया और इस पर तो चर्चा होगी। चलिए करते हैं चर्चा, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। तो एग्जाम्पल 2.3 पर ही हम बार बार, पिछले वीडियो में आप याद कीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा था कि मुझे वहाँ कुछ कहना समझना पड़ जाएगा, ठीक है जी। और मैं आपसे पूछूंगा, देखिए एक सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज है, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगे, क्योंकि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाता है, बाहर की तरफ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है जी, ओके, हाँ ओके। और माइनस एक चार्ज शो कर रहा है ना, निगेटिव चार्ज शो कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स टू नेगेटिव चार्ज। और इसको ज़्यादा सही बोले, फिर से ध्यान करके सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originates normally from the surface of positive charge and terminates normally to the surface of negative charge। मतलब नॉर्मली सरफेस से सीधे परपेंडिकुलर बाहर की तरफ निकलता है और किसी नेगेटिव चार्ज पर जाकर के नॉर्मली इंटर करता है। मतलब ये सरफेस है तो ऐसे जाकर के इंटर करता है। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में शायद हम ये नॉर्मल वाली बात को बताना भूल गए थे, तो यहाँ देख लीजिए, ठीक है। चलिए इसमें आपका यहाँ एक P पॉइंट दे दिया है और यहाँ एक Q पॉइंट दे दिया है, ठीक, पॉजिटिव चार्ज में। और इसमें आपका एक पॉइंट A यहाँ दे दिया है और B यहाँ दे दिया है, ठीक जी, है ना, ये दे दिया है और ये दे दिया है। जरा सा आप देख लीजिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फील्ड का डायरेक्शन डिसाइड कर लीजिए। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, अंदर की तरफ। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रश्न ले, प्रश्न ए, क्वेश्चन ए क्या कहता है जी, गिव द साइंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस VQ एंड Vb माइनस VA। Vp माइनस VQ का साइन बताना है, Vp माइनस VQ का साइन बताना है। तो बताइए, तो ये बताइए कि अगर P का पोटेंशियल Q से ज़्यादा होगा तो डिफरेंस पॉजिटिव होगा, और P का पोटेंशियल अगर Q से कम होगा तो Vp माइनस VQ नेगेटिव होगा। यही पूछना चाहता है ना, यानी हमसे ये पूछना चाहता है कि P और Q के कंपैरिजन में किसका पोटेंशियल ज़्यादा है। तो क्या हमने बताया था, टेक्निक ये थी कि पोटेंशियल इंक्रीजेज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड।
पोटेंशियल का इंक्रीजमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो इस तरफ बढ़ेंगे तो पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। मतलब Q के कंपैरिजन में P का पोटेंशियल क्या हो गया, ज़्यादा है। तो Q के कंपैरिजन में अगर P का पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका मतलब कि Vp माइनस VQ विल बी व्हाट, पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो साइन ऑफ Vp माइनस VQ क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और जरा सा अब इस पर आइए, Va माइनस Vb पर, Vb माइनस Va है, Va माइनस Vb नहीं, Vb माइनस Va पूछा है। ठीक है, अब इस पर डिस्कस कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा इधर से इधर, उल्टा इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। ठीक है, इधर तो A से B के डायरेक्शन में अगर जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है, माने B का पोटेंशियल A से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हो गया सेम रीजनिंग के कारण Vp माइनस Va भी पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो A का जवाब तो हो गया ये। अब जरा सा B क्वेश्चन को देखें हम लोग। क्वेश्चन B को देखें, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इफ द स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन Q एंड P, A एंड B। क्या दिया है, क्वेश्चन दिया गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का भी कहानी वैसे ही चलेगा, पोटेंशियल ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, करेक्ट। पोटेंशियल ज़्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, पोटेंशियल कम तो पोटेंशियल एनर्जी कम, सीधा संबंध है। पहले तो पोटेंशियल एनर्जी का कहानी एक जैसी चलेगी। लेकिन यहाँ पर एक बात यह है कि स्मॉल निगेटिव चार्ज, तो मैंने क्या कहा था कि ये जो कन्वेंशन लेते हैं इसको टेस्ट पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से चलते हैं। मतलब पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल बढ़ेगा। ये बात होती है टेस्ट पॉजिटिव चार्ज के लिए। जैसे वो चार्ज वहाँ निगेटिव हुआ, ये कन्वेंशन क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, आपका पलट जाएगा, सीधा पलट जाएगा। अब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इंक्रीज करेगा या पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। जहाँ निगेटिव चार्ज उस जगह पर लेकर के सोचना चालू किए, करना चालू किए, तो सारा कहानी पलट जाएगी। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या हो जाएगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा कन्वेंशन। तो अब स्मॉल नेगेटिव चार्ज लेकर के Q एंड P की बात कर रहा है। तो Q एंड P की बात का अगर निगेटिव चार्ज हम लेकर के चल रहे हैं, तो निगेटिव चार्ज लेकर के चल रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल बढ़ेगा। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी Q का पोटेंशियल एनर्जी P के पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा होगा। तो ऐसे में क्या कह सकते हैं, UQ माइनस UP जो होगा वो VP नहीं लिख रहे हैं, U लिख रहे हैं, है ना। UQ माइनस UP पॉजिटिव होगा। और फिर कह रहा है A एंड B, A एंड B। अब यहाँ भी डिस्कस कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में A है, तो A का पोटेंशियल ज़्यादा है, B का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। पोटेंशियल एनर्जी A का ज़्यादा, पोटेंशियल एनर्जी B का कम होगा। पोटेंशियल एनर्जी एक ही चीज़ को, पोटेंशियल ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, तो UA माइनस UB भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है जी, चलिए। गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। वर्क डन बाय द फील्ड, पॉइंट को नोट कीजिएगा, वर्क डन बाय द फील्ड, फील्ड के कारण यानी कंजर्वेटिव फील्ड के कारण, वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। Q से P तक जब हम चलेंगे तो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, पॉजिटिव चार्ज यानी पोटेंशियल का इंक्रीजमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। ठीक है, चलिए। तो अगर Q से P के तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है। ठीक है जी, तो चार्ज पॉजिटिव है तो Q से P के डायरेक्शन में जाएंगे तो ऐसी सिचुएशन में हमारा क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज ड्यू टू नेगेटिव वर्क डन बाय द फील्ड। वर्क डन नेगेटिव होगी तभी जाकर के हमारा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और इसी चीज के चलते तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता है। ये दोनों एक ही तरह का बात है ना, इंटरडिपेंडेंट है। तो ऐसे में यहाँ पर चूंकि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, मतलब वर्क डन बाय द फील्ड इज नेगेटिव, वर्क डन बाय द फील्ड इज नेगेटिव।
तो जो क्वेश्चन ये कह रहा है Q से P तक वर्क डन कितना होगा पॉजिटिव चार्ज को लेकर, जो मन क्या होगा, साइन क्या होगा इसका, तो WQ2P इज व्हाट, पॉजिटिव, सिंस पोटेंशियल increases from Q to P। अब जरा डी ऑप्शन पर आइए, डी ऑप्शन पर आते हैं, डी नंबर सॉरी, गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। पहले फील्ड से पूछा था, अब एक्सटर्नल एजेंसी से पूछ रहा है, ठीक है जी, है ना। इसमें जरा बात को समझिए, जब भी पॉजिटिव चार्ज को लेकर के चलिएगा, फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा होगा और चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तो यहाँ का एंगल 180 डिग्री होगा, तो वर्क डन क्या हो जाता है, ई वर्क डन या पोटेंशियल डिफरेंस या डी वी या डी यू जो भी कह लीजिए, है ना, जो डेल वी होगा वो ई डॉट डी आर लेते हैं, ई डॉट डी आर, तो ई डी आर कॉस थीटा कॉस 180 माइनस 1, तो माइनस ई डी आर होता है, वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, है ना, ये वर्क डन नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। ये डेल डब्ल्यू क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, सर डेल वी नहीं, डेल डब्ल्यू, ये नेगेटिव वर्क डन होता है, नेगेटिव वर्क डन होता है, पोटेंशियल हमारा इंक्रीज करता है, ठीक है जी। चलिए, तो ये तो कहानी हो गई इसकी, लेकिन ये किसका, ये जो फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई हो रहा है किसका है, ये बाय द फील्ड। लेकिन अगले क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है, गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी। तो भैया ये जब हम इसको जब ये इधर से इधर जा रहा होगा, Q to P जा रहा होगा, तो या B to A जा रहा होगा, A to B जा रहा होगा, तो जब कहानी, अच्छा पूछा क्या है इसमें, एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम B to A। चलिए अब यहाँ उसको छोड़िए, मैं दिखाता हूँ। B से A के तरफ नेगेटिव चार्ज को जब हम लेकर के जा रहे होंगे, तो नेगेटिव चार्ज को लेकर के जा रहे हो, कन्वेंशन उलट गया, पोटेंशियल इधर ज़्यादा, इधर क्या होगा, कम होगा, है ना, नहीं इधर ज़्यादा होगा, इधर क्या होगा, कम होगा। इन द डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज है तो इधर का पोटेंशियल ज़्यादा, इधर का पोटेंशियल कम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा और यहाँ का पोटेंशियल कम होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक हम लेके जाएंगे तो हमको रिपल्सिव फोर्स यानी कि बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, कौन, फील्ड बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। फील्ड नेगेटिव चार्ज जैसे रखेंगे, फील्ड का, है ना, क्या करेगा, यहाँ पर ये माइनस चार्ज है, ऐसा भी समझ लिए बच्चे की तरह, और यहाँ माइनस चार्ज रखिएगा तो रिपल्सिव फोर्स ही लगेगा ना, रिपल्सिव फोर्स ही लगेगा ना। और जब आप इसको इधर धकेल करके ले जा रहे होंगे तो फील्ड के अगेंस्ट में लेके जा रहे होंगे, फील्ड के अगेंस्ट में लेके जा रहे होंगे तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, पोटेंशियल बढ़ जाएगा। लेकिन वर्क डन नेगेटिव होगा, किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। लेकिन जो धकेल के ले जा रहा है, जो इसको धक्का दे रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक ला रहा होगा, वो क्या होगा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी। वो आप भी हो सकते हैं, कोई और फोर्स हो सकता है। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी की अगर बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक जो धक्का लेके जा रहा है, जिधर वो धक्का लगा रहा है उधर ही तो जा रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, सेम डायरेक्शन में हो रहा है। माने यहाँ पर का ई डॉट डी आर, अगर वर्क डन की बात करें तो एफ डॉट डी आर की बात करेंगे तो एफ डी आर कॉस 0 होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन, जिधर फोर्स लगा रहे हैं उधर ही डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। यहाँ पर जिधर फोर्स लगा रहे हैं उधर ही क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन एफ डी आर कॉस 0 एफ डी आर, ये पॉजिटिव वर्क होगा। वर्क डन जो होगा, वर्क डन बाय एजेंसी पॉजिटिव वर्क होगा। देखिए 11th में अगर पढ़ाए होते तो मैं बता देता, जैसे कि ये देखिए, ये हम जो इसको नीचे से लेकर के ऊपर आ जा रहे हैं, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स के नीचे लग रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव। लेकिन वर्क डन बाय मी मतलब एक्सटर्नल एजेंसी, द वर्क डन इज व्हाट, पॉजिटिव। फर्क है, वर्क डन बाय विच फोर्स, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। बाय फील्ड तब तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा वर्क डन। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम B से A की तरफ लेके जा रहे हैं, तो B से A की तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा, जिधर फोर्स लगाएगा उधर ही क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इसमें लिख पाएंगे हम लोग वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इज पॉजिटिव। और ये ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही होता है, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहता है।
इसमें निगेटिव वाला का एक्सटर्नल एजेंसी का निगेटिव का कोई कहानी है भी नहीं। बाय द वे अगर मान लीजिए निगेटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ आना है तो थोड़े ही तब तो क्या हो, कोई एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत ही नहीं, वो खुद ही पुश बैक होकर चला जाएगा, खुद ही यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा, खुद से चला जाएगा, है ना। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड पॉजिटिव हो जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड अगर पॉजिटिव हो तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी खुद से, खुद ब खुद होगा, वहाँ पर कोई एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब इस पेन को नीचे भेजने के लिए इसको कोई फोर्स लगाने की जरूरत है तो खुद चला जाएगा, तो वहाँ एक्सटर्नल एजेंसी की बात ही नहीं होगी। एक्सटर्नल एजेंसी तो तब हम लगाएंगे जब क्या होगा, फील्ड के अगेंस्ट जाना पड़ रहा हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, वहाँ ये बात आएगी। हाँ, लास्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन गोइंग बी टू ए। नेगेटिव चार्ज जो है सो बी टू ए, इसी क्वेश्चन से, इसी से आगे बढ़िए, बी से ए की तरफ अगर जा रहा है तो आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा। तो सबसे पहली बात, अगर कोई चार्ज इन मोशन है, चार्ज इन मोशन अगर इधर निगेटिव चार्ज मोशन करते हुए आता है और बी से ए तक में हम कंसीडर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस पर फोर्स लगेगा रिपल्सिव, है ना। तो ये फील्ड के डायरेक्शन में ही अब सारी कहानी होगी। तो बी से ए तक में इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी इसका मतलब ये हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी घटेगी। क्यों? क्योंकि जब ये इधर से आ रहा होगा इसके पास एक सम टोटल, एक फिक्स्ड मैकेनिकल एनर्जी होगा। इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। तो अगर ये चार्ज और ये जो निगेटिव चार्ज मान लीजिए इधर आ रहा है इसकी तरफ, है ना, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे इसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ता चला जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा, क्योंकि के प्लस पी कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर उसका पी बढ़ेगा तो के क्या होगा, डिक्रीज करेगा। के मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो बी से ए की तरफ जाते हैं, नेगेटिव चार्ज प्लस होता तब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है ना, क्योंकि उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है। क्या होता है, जैसे कि ये पेन है ना, यहाँ पर एक फिक्स पोटेंशियल एनर्जी होगा, एच हाइट है। अब इसको जब छोड़ेंगे तो ग्रेजुअली इसका क्या होगा, हाइट घटेगा, इन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ेगी। तो इसलिए इसका स्पीड क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जाता है नीचे की तरफ तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो वो होता है तब जब यहाँ ट्रैक्शन हो रहा हो, यहाँ तो रिपल्सन होगा, माइनस माइनस का रिपल्सन चालू हो गया होगा, माइनस माइनस का रिपल्सन चालू होगा। इसको ऐसे समझिए कि एक स्टोन को अगर ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ग्रेजुअली इसकी स्पीड क्या होती है, डिक्रीज करती है, क्योंकि अगेंस्ट द फील्ड वो चल रहा होता है ना, अगेंस्ट द फील्ड चल रहा है। तो निगेटिव चार्ज यहाँ पर है और निगेटिव ला रहा है तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो ऐसे सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, उसकी धीरे धीरे बढ़ेगी। चलिए, तो ई नंबर क्वेश्चन में का जवाब ये होगा स्मॉल नेगेटिव। फॉर स्मॉल नेगेटिव चार्ज ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स, electrostatic force, potential energy of charge increases, charge particle increases, hence by the law of conservation of mechanical energy, kinetic energy will decrease। ठीक है जी, इसमें थोड़ा लंबा चौड़ा हमने भांज दिया है ना, इसमें हमने लंबा चौड़ा थोड़ा सा भांज दिया। ठीक है, ओके। तो आई होप कि ये बात आपको पसंद आया हो। चलिए, इन सब चीज़ों को नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक्स हमारा है वो क्या, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, ओके।
तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले हम लोग, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया और यहाँ ले लिया जाए नेगेटिव चार्ज, ठीक है। थोड़ा सा फिगर बड़ा बना जा रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता तो बड़ा छोटा है, लेकिन फिगर को हम लोग क्या कर रहे हैं, बड़ा ले रहे हैं। और ये इसका मान लीजिए सेंटर है O या P, सेंटर है O, P नहीं भैया O, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में कोई पॉइंट लिया जा रहा है यहाँ, ठीक, जो इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है। और इस पॉइंट पर का क्या निकालना है आपको, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक। चलिए इसको A एंड मान के चलिए, इसको B एंड मान के चलिए। यहाँ से इस डिस्टेंस को हम लोग मान लें कितना भैया, R1, और यहाँ से इस डिस्टेंस को हम लोग मान ले कितना, R2, ठीक है, R2 मान ले। और ये डिस्टेंस है R, ओके। ये एंगल फिलहाल के लिए ले रहे हैं हम थीटा, ओके। ये एंगल हम फिलहाल के लिए ले रहे हैं थीटा, और ये है वो पॉइंट P हम नहीं लेने वाले हैं, हम लेने वाले हैं, चलिए Q पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है ना, Q पॉइंट ले रहे हैं। अब जो डाइपोल मोमेंट का जो डिफिनीशन है, डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन बनेगा वो बनेगा ये, ठीक है। लिख लेते, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट ए बी इज ए डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इक्वल्स टू 2AQ। मतलब हम लोग इसको A ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2 हो गया, इस पर भी चार्ज प्लस Q है और इस पर माइनस Q है। ये लिखने के साथ ही सारी बात वो क्लियर हो जाता है। पूरा डिस्टेंस 2A है, ठीक है। अब एक पर नेगेटिव चार्ज है, दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है ना। तो टोटल पोटेंशियल एट Q पर का टोटल पोटेंशियल भी कितना होगा, तो एक VA के कारण होगा, दूसरा VB के कारण होगा, A के कारण होगा, एक B के कारण होगा। तो A के कारण जो होगा 1/4πε0 जो चार्ज प्रेजेंट है Q अपॉन R1 होगा। B के कारण करेंगे तो माइनस चार्ज है, तो ये -1/4πε0 Q/R2 होगा। कुछ बातें कॉमन हो जाएगी इसमें। क्या कॉमन हो जाएगी, 1/4πε0 Q भी कॉमन हो जाएगा, 1/R1 माइनस 1/R2, ये चीज़ क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब जरा सा हम लोग कुछ मैथमेटिकल टूल्स अप्लाई करने वाले हैं इसमें, जो यूजुअली मैथ के बच्चों ने 11th मैथमेटिक्स में देखा होगा और नहीं देखा होगा तो नहीं देखा होगा, ओके। चलिए एक फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए तो भाया, अगर ये एंगल थीटा हो, ठीक है, ये A हो, ये B साइड हो, ये C साइड हो, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का एक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का एक फार्मूला कहता है स्क्वायर ऑफ A इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस, इन दोनों साइड का स्क्वायर सम, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC cos थीटा। ये फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला है। जहाँ थीटा है उसके सामने का साइड, जहाँ थीटा है उसके सामने के साइड का स्क्वायर हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2 इन दोनों साइड का प्रोडक्ट cos थीटा। ये फार्मूला बनता है। तो उसी तरीके से हम लोग जरा सा निकालने वाले हैं, है ना, क्या, R1 स्क्वायर। चलिए इसको यहाँ ले लीजिएगा आप हम तो यहाँ बना दिए हैं, इसको आप यहाँ ले लीजिएगा, इसको क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर ले लीजिएगा, ठीक है ना। R1 स्क्वायर इसका टू नहीं भी लिखिएगा तो भी चलेगा,
R1 स्क्वायर इक्वस टू कितना, ये R है ये A है, तो लिखेंगे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा। R1 का स्क्वायर तो लिख दिया, अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो इस तरफ में आइए, इस साइड वाले में आइए, R2 स्क्वायर में आते हैं। तो R2 स्क्वायर में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR कॉस 180 माइनस थीटा। एक चलिए आपके लिए एक टर्म बढ़ा देते हैं, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा और ये प्लस हो जाएगा। R2 स्क्वायर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR कॉस थीटा होगा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। ये मैथ्स वाले पढ़ चुके होंगे, बायो वाले को कहीं बताया गया होगा। ठीक है जी, चलिए तो एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है ना। थोड़ा सा हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, डेरिवेशन थोड़ा लंबा है। चलिए क्या कर रहे हैं, इसमें से भी R स्क्वायर कॉमन करने वाले हैं, इससे R स्क्वायर कॉमन करने हैं। जहाँ R स्क्वायर नहीं दिख रहा है वहाँ पर डिवीज़न R स्क्वायर का लग जाएगा। ठीक है, तो बाय फर्स्ट R1 स्क्वायर इजकल टू R स्क्वायर 1/R स्क्वायर, R स्क्वायर कॉमन करने वाले हैं ना, हाँ जी R स्क्वायर कॉमन कर, तो 1 प्लस A स्क्वायर बाई R स्क्वायर माइनस 2A बाई R कॉस थीटा। ठीक है, और R2 के स्क्वायर में इसी तरह से R स्क्वायर, तो 1 प्लस A स्क्वायर बाई R स्क्वायर प्लस 2A बाई R कॉस थीटा। R स्क्वायर को हम लोगों ने डेलिबरेटली क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। ठीक है जी, R स्क्वायर हैज बीन डेलिबरेटली टेकन कॉमन। ठीक, ओह प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, थोड़ा सा कैमरा घूम गया है, ये बच्चे देख भी नहीं पाए होंगे मैंने वहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल क्या बताया। रुक जा आया, कैमरा थोड़ा सा टिल्ट है। चलो मैं इसको थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ। ये ABC ट्रायंगल है जिसका साइड A है, ये B है, ये C है। तो A का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाता है B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर, B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर माइनस 2BC कॉस थीटा, 2BC कॉस थीटा ये लिया जाता है। इसी चीज़ को लेकर के साइड के सामने एंगल, एंगल के सामने का साइड, साइड के सामने का एंगल, एंगल के सामने का साइड, R1 स्क्वायर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा, बीच का एंगल कॉस थीटा। ठीक है, ये फार्मूला हम लोग ले हैं। ठीक है, दूसरी बात, जब हम लोग इधर आते हैं तो एक्चुअल में ये एंगल थीटा है, तो ये 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा हम लोग लेकर के चलेंगे, है ना। तो कॉस 180 माइनस थीटा वैसे ही लिखेंगे, R2 स्क्वायर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इसी तरीके से R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाता है और ये हो जाएगा प्लस। तो ये कट गया था, हल्का सा कैमरा हिल गया था। ठीक है जी, तो अब ये आ गया है फोकस में। चल, अब A जो है सो काफ़ी छोटा होता है R के कंपैरिजन में, तो A बाई R काफ़ी छोटा, ये बहुत छोटा 1 से, तो इसका A स्क्वायर बाई R स्क्वायर मस्ट बी नेगलेक्टेड। क्या सेंस बनता है इसके कहने का वो समझ लीजिए। ये पहले में बोले थे, ये जो लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल है बहुत छोटा और मिलीमीटर से के भी और छोटा होता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो भी आप डिस्टेंस लेते हैं सेंटीमीटर में या इसमें, तो वो कंपैरेटिवली बहुत बड़ा होता है। तो जो रेशियो ऑफ A बाई R होगा वो 1 से काफ़ी छोटा होगा, तो उसका स्क्वायर तो और भी छोटा होगा। जैसे 0.2 का स्क्वायर करेंगे 0.04 और छोटा हो जाता है। तो A स्क्वायर बाई R स्क्वायर को नेगलेक्ट कर, मतलब ये टर्म और ये टर्म हम लोग नेगलेक्ट करने वाले हैं। तो R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर 1 माइनस 2A बाई R कॉस थीटा, और R2 स्क्वायर की बात करें तो R स्क्वायर 1 प्लस 2A बाई R कॉस थीटा। ठीक है जी, स्क्वायर अगर रिमूव करते हैं तो R1 इक्वल टू R 1 माइनस 2A बाई R कॉस थीटा का पावर 1/2। ठीक है, और R2 स्क्वायर रिमूव करते हैं तो R 1 प्लस 2A बाई R कॉस थीटा 1/2। ठीक है, ओके। तो
अब अपने को चाहिए 1/r1 और 1/r2, ठीक है। तो देखिए 1/r1 जब हम लेंगे तो ये चीज, ये तो 1/r होगा, इसका गौर कीजिएगा, बहुत जगह कमी है। ये 1/ में लिखने के बजाय इसका पावर हम माइनस कर दे रहे हैं, इसको 1/ के लिखने के बजाय इसका पावर को हम माइनस कर दे रहे हैं। क्योंकि किसी चीज़ को 1/ के लिखने के बजाय उसका पावर क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। इसी तरह से 1/r2 1/r इसके पावर को कर दीजिए -1/2, ठीक है। अब बाइनोमियल थ्योरम का एक फॉर्मूला है, 1 + x⁴n को 1 + nx लिखेंगे अगर x काफ़ी छोटा हो 1 से, और है भी a/r क्या है, 1 से काफ़ी छोटा होता है। तो अब सीधे सीधे ये n जो है सो इस चीज़ में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, n जाकर के उसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी, n जाकर के मल्टीप्लाई होगा, बड़ा मुसीबत। तो 1/r1 = 1/r माइनस हाफ, यहाँ मल्टीप्लाई को माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस और 2 से 2 कट जाएगा, 1 + a/r cos थीटा, 1 + a/r cos थीटा। देख ले कैमरे में आ रहा है कि नहीं, चलिए आ जा रहा है। इसी तरह से 1/r2 पर जाएंगे तो ये चीज़ इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस से हो जाएगा, -2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/r1 - a/r cos थीटा। अब जब डिफरेंस लेने की बारी आएगी 1/r1 - 1/r2, तो देखिए 1/r, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1/r तो कॉमन कर लेंगे, और जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 - 1 0, और इतना माइनस माइनस इतना तो प्लस, तो एक्चुअल में a/r cos थीटा प्लस a/r cos थीटा ये हो जाएगा 2a/r cos थीटा, मतलब 2a cos थीटा बाई r², ये 1/r1 - 1/r2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब जरा सा देखिए v की वैल्यू, q/4πε0, q/4πε0 1/r1 - 1/r2, 2a cos थीटा बाई r², तो 1/4πε0 2aq cos थीटा बाई r², तो v की वैल्यू 2aq होता है, 2aq होता है, तो 1/4πε0 p cos थीटा बाई r² होगा, ठीक है। p क्या है, उसका डाइपोल मोमेंट है, ओके, p उसका डाइपोल मोमेंट है, ओके। तो ये आ गया आपका एक्सप्रेशन, किसके लिए भैया, तो ये एक्सप्रेशन आ गया आपका पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके। चलिए अभी बात थोड़ी बहुत बची हुई है, क्या बात बची हुई है, v = 1/4πε0 p cos थीटा, इसको p.r लिख सकते हैं। अब ये क्यों लिख सकते हैं, इसको हम कहीं पर भी थोड़ा सा समझा देते हैं, यहां देख लीजिए, a.b = ab cos थीटा होता है। अगर b को इधर b को लेकर डिवाइड कर दीजिए तो ये b वेक्टर डिवाइडेड b मैग्नीट्यूड, ये हो जाता है b कैप हो जाएगा, = a cos थीटा, यानी a cos थीटा को a.b कैप हम लोग लिख सकते हैं, या a.b कैप को a cos थीटा लिख सकते हैं। ये प्रोजेक्शन फार्मूला है, ये है प्रोजेक्शन फार्मूला, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ a इन द डायरेक्शन ऑफ b, a.b कैप = a cos थीटा, a cos थीटा प्रोजेक्शन होता है ना। तो p cos थीटा क्या होगा, इस डायरेक्शन का प्रोजेक्शन, p cos थीटा इस डायरेक्शन का प्रोजेक्शन, है ना। तो कितना प्रोजेक्शन है p का इस डायरेक्शन में, वो डिसाइड करेगा आपको इसका, ठीक है। तो आप जो है सो पहले इसको नोट करिए, थोड़ा सा 2-3 मिनट का बात रह गया उसके रिजल्ट से, तो मैं यहीं पर थोड़ा सा हटा करके इसको तो आप लिख लीजिए, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, और मैं जो है
सो थोड़ी सी बात उस रिजल्ट को लेकर के कुछ एनालाइज करने वाला हूँ। थोड़ा सा मिटाएंगे, आप पॉज कर लीजिए वीडियो और लिख लीजिए, उतार लीजिए। हाँ, तो रिजल्ट क्या था आपका, v इजकल टू 1/4πε0 p डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, ये रिजल्ट है। या आप इसको ऐसे भी सीधा वाला भी लिख लीजिए, p cos थीटा बाई आर स्क्वायर। अब अगर इसके दो सिचुएशन बनते हैं, क्या सिचुएशन बनता है, अगर थीटा 0 डिग्री हो, थीटा 0 डिग्री हो, मतलब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है और जो ये, और जिस डायरेक्शन में ये है ना, जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन के किसी पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर, ठीक है, आर डिस्टेंस पर माने इसी पर एक्सियल पोजीशन पर, ये एक्सियल पोजीशन हो गया, एक्सियल पोजीशन हो गया जी, इसी पोजीशन पर, इन डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन नहीं, माने पॉजिटिव एंड की तरफ। तो थीटा 0 तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है, तो v की वैल्यू 1/4πε0 p/r² होगा, ठीक है। फिर इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए चलिए, इक्वेटोरियल के लिए चलिए। इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब क्या हो जाता है, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल या प्लस चार्ज या माइनस चार्ज और इसके सेंटर से, ये इसका सेंटर वो है ना, और पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहीं पर है ना, यहाँ पर हो पॉइंट, ठीक है, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है। यहाँ थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। जब यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री, यहाँ का एंगल 90 डिग्री होगा। तो जब यहाँ का एंगल 90 डिग्री होगा तो थीटा 90 डिग्री होने पर कॉस थीटा कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 0 हो जाएगी। तो जब ये कॉस थीटा ही 0 हो जाएगा तो पोटेंशियल ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कहने का ये कि जो परपेंडिकुलर, इसका ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन के किसी भी पॉइंट पर ये पोटेंशियल कितना रहेगा, 0। ये 0 पोटेंशियल सरफेस होता है, इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कहते हैं। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन जीरो पोटेंशियल प्लेन होता है। क्यों जीरो पोटेंशियल होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप याद करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इक्वेटोरियल प्लेन पर ई डायरेक्शन ये होता है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये होगा, तो इधर ई का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, मैंने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे, नो वर्क डन, कोई वर्क डन नहीं होगा, चूंकि थीटा इजकल टू 90 डिग्री, तो नो वर्क डन, नो इंक्रीजमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी और नाइदर नो इंक्रीजमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी नहीं बढ़ेगा। तो बेसिकली ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, इस पर इसकी पोटेंशियल क्या रहती है, 0 रहती है, ठीक है जी, है ना। चलिए, तो ये डिस्कशन आज हम लोग का ये रहा। अब कल जो है सो आगे हम लोग कहानी आगे बढ़ाएंगे। ये यूनिट जो है देखने में तो बड़ा छोटा लगता है, लेकिन छोटा है नहीं, तो और इसका कॉन्सेप्ट दिमाग में सही रहना बड़ा ही ज़रूरी है। तो आप लोग इसको जितना बेहतर हो सके इस पर जो है सो क्या करेंगे, इसकी कमांड करेंगे, ताकि जो 12th का जो भी सिलेबस है उसमें आप जो है सो बेहतर कर सकें। उम्मीद है कि हमारी सलाह को आप गौर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।